प्रिय विद्यार्थियों, उस दिन जो मैंने व्याख्यान दिया था आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के सारे विषयों के सारे युगों के विषय में आपको जानकारी दी। उस दिन मैं आपको पहले इससे पिछले व्याख्यान में हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल है उसके भारतीय युग और द्वितीय के विषय में स्पष्ट कर चुका हूं। आज जो हमारा युग है वह है तीसरा युग है, जिसका नाम है छायावाद। अब आपके दिमाग में, आपके जहन में सबसे पहले ये बात आ रही होगी, छायावाद क्या है, छायावाद का अर्थ क्या है। छाया मतलब छाया होता है, लेकिन वैसे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारे विद्वान हुए डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने छायावाद के विषय में कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। अब स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, ये थोड़ा सा आपके लिए समझना बड़ा टेढ़ा काम है। कि स्थूल से तात्पर्य तो यह है कि जो हमें सब कुछ साक्षात रूप में दिख रहा है, जैसे कमरा है, मकान है, बिल्डिंग है, दूर से मशीन है, किताब, ये सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन जैसे हम इसी कमरे की बात करें कि ये कमरा बना हुआ है, अब कमरा बहुत सुंदर दिख रहा है, बाहर से सब कुछ दिख रहा है, ये स्थूल रूप दिख रहा है हमको। लेकिन जब हम इसी गहराई में जाएंगे, सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, बारीकी में जाएंगे, तो हमें इसमें पता लगेगा कि इसमें किसी कारीगर की मेहनत भी छुपी हुई है जो हमको दिखाई नहीं देती है। इसमें कहीं अंदर सीमेंट भी लगा हुआ है, इसमें रोड़ी भी है, बजरी भी है, सीमेंट भी है, ईंट भी है, कारीगर की कला भी है, कला कौशल भी इसमें है। वो सारी चीजें जो हमें दिखाई नहीं रही, अदृश्य हैं, वो सूक्ष्म चीजें हैं। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, अर्थात जो चीज स्थूल है उसका तो डायरेक्ट कोई भी वर्णन कर देता है, लेकिन जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, उन चीजों, वो स्थूल के प्रति विद्रोह करती हैं कि हमारा भी योगदान है इस चीज में, हमारा भी उल्लेख करो, हमारा भी विवेचन करो। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। इस कथन से हम छायावाद के विषय में बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो छायावाद की समय सीमा के विषय में आपको बतला चुका हूं। छायावाद हिंदी आधुनिक युग का तीसरा युग है, जिसकी समय सीमा 1915 से 1935 ईस्वी तक है। इस युग के विषय में कहा जाता है कि निर्मला की जूही की कली और प्रसाद की कानन कुसुम, पंत की पल्लव जैसी नई कवि चेतना से युक्त कविताएं 1920 के आसपास प्रकाशित हो गई थी। जबकि छायावाद की प्रौढ़तम रचना कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ। पंत की युगांत 1936 में तथा निराला की अनामिका 1938 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार 1920 से 1935 तक की कालावधि में रचे गए काव्य को जिस नाम से पुकारा जाता है उसे छायावाद कहते हैं। छायावाद के विषय में मैंने आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। जो प्रारंभ में छायावाद नाम नई प्रकार की कविताओं के लिए उपहास के रूप में प्रयुक्त हुआ था, किंतु कालांतर में यही इस काव्यधारा के लिए रूढ़ हो गया। उपहास के रूप में लोग मजाक के रूप में कहते थे। 1914 में बंगला कवि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक काव्य कृति पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। इससे भारतीय मनीषा को नए गौरव की अनुभूति हुई। उधर पश्चिमी साहित्य का गहरा प्रभाव हिंदी कवियों पर पड़ने लगा। हिंदी के कवियों को अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों के काव्य ने बहुत आकर्षित किया। हिंदी कविता जब 1914 के आसपास अपने लिए नए क्षितिज की खोज रही थी, तब प्रथम विश्व युद्ध का समय था। स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ चुका था। पाश्चात्य अर्थव्यवस्था संस्कृति भारतीय जीवन की नियति बनती जा रही थी। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर आदि के विचारों ने कवियों के मानस को उद्वेलित किया था। इन सभी प्रेरणाओं ने हिंदी में छायावादी काव्यधारा को जन्म दिया था। यानी जो ये उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और इन लोगों की जिनकी मैंने आपके सामने अभी बात की, पंडित रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी, विवेकानंद, टैगोर इत्यादि के जो विचार थे, इनका भारतीय जनमानस पर, भारतीय साहित्यकारों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ रहा था। और इनकी विचारधाराओं के आधार पर, इनकी प्रेरणाओं के आधार पर इन लोगों के मन में जो विचार, जो भावनाएं बढ़ रही थी, जो प्रेरणाएं बढ़ रही थी, वो छायावाद के जन्म देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, कुछ विद्वान, कि छायावादी काव्य के बीज बोधा, घनानंद, भारतीय हिंदू के स्वच्छंदतावादी काव्य में मिल जाते हैं तथा द्विवेदी कालीन इतिव्रतात्मकता, उपदेशात्मकता, नीरसता और स्थूलता की प्रतिक्रिया में छायावादी काव्य का उन्मेष हुआ, यानी जन्म हुआ। यानी स्थूल के प्रति सूक्ष्म को मैंने आपको अभी परिचय में बताया था डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार
स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, अर्थात स्थूल चीजों का तो हर कोई कभी वर्णन करता आ रहा था जो सामने सामने सबको दिखती है, लेकिन उनके अंदर जिनका अनाम है, जिनका कोई उल्लेख नहीं करता है, वो एक तरह से विद्रोह कर रही है कि हमारा भी वर्णन करो, हमारा भी कुछ त्याग है, बलिदान है। उन दबी हुई कुचली हुई जो नजर नहीं आती हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उन सूक्ष्म भावनाओं का, सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म बिंदुओं का, सूक्ष्म बातों का वर्णन इस युग में करने की ओर लोगों का ध्यान गया। छायावादी काव्य में अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख है। छायावादी काव्य सौंदर्य की आनंदपूर्ण अनुभूति से संपन्न है। छायावादी काव्य में प्रकृति के अनिवार्य तथा मानव के आंतरिक सौंदर्य की ललक है। इन कवियों ने प्रकृति के नाना रूपों में अंतरात्मा और अव्यक्त सत्ता को अद्भुत सौंदर्य में देखा। इन्होंने प्रकृति को सजीव सत्ता तथा चेतन संपन्न उपादान माना। छायावादी काव्य में कवि प्रकृति के सौंदर्य को कौतूहल भाव से देखता है, क्योंकि उसे उसमें अव्यक्त सत्ता होने का आभास होता है। कवि के लिए प्रकृति करुणा और वेदना की अनुभूति का आलंबन भी है। छायावादी कवि को सौंदर्य चेतना अत्यंत सूक्ष्म है, यानी जो छायावादी साहित्यकार है वो सौंदर्य चेतना को बहुत बारीकी से पकड़ता है कि इसके अंदर सौंदर्य कहां छुपा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको कमरे का उदाहरण दिया था, पूरी बिल्डिंग का, मटेरियल का, उसके अंदर छुपी हुई सारी चीजें, उसको बहुत बारीकी से उस सौंदर्य को पकड़ता है और उसका वो अपने काव्य में वर्णन करने की कोशिश करता है। अतः वह नारी के स्थूल और मानसिक सौंदर्य का उपासक न होकर नारी के आंतरिक सौंदर्य को प्रकाश को तथा उसके अंग सौंदर्य को आत्मा के अनुराग को चित्रित करता है, अर्थात उसके आत्मिक सौंदर्य का वर्णन करता है नायिका के। इसलिए छायावादी काव्य में चित्रित प्रेम का स्वरूप भी अत्यंत उदात्त है। वह स्त्री पुरुष की दैहिक वासना से परे एक अज्ञात प्रेम की परिकल्पना करता है। छायावादी काव्य में वर्णित प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त एवं उदात्त है। महादेवी के गीतों में वर्णित प्रेम को उस दशा को, यानी मायावादी की क्या नाम है, महादेवी के गीतों में जो वर्णित प्रेम है वह उस दशा तक पहुंच जाता है जहां प्रेमी और प्रिय का भेद अपने आप में मिट जाता है। किंतु यह प्रेम मानवतावादी विचारधारा से पोषित है, यानी मानवतावाद से भरा पड़ा है। कहीं भी मानवता का इसमें उल्लंघन होता हुआ नजर नहीं आता है। छायावादी कवि जाति, वर्ण, देश, स्थान आदि के भेद से ऊपर उठकर के मानव प्रेम में विश्वास करता है तथा विश्व मानव की कल्पना करते हुए सभी मानव समुदाय को एक प्रेम सूत्र में बांधने का सपना देखता है। छायावाद का साहित्यकार वह मानव जीवन की सारी विषमताओं को मिटा करके दुखी मानवता को सुखी देखना चाहता है और वह विश्व मानवता में ही स्वर्ग के दर्शन करता है। छायावादी काव्य भावात्मक एवं आत्मगत हो गया है। इसीलिए यदि मैं कहना चाहूं कि छायावादी साहित्य में रागात्मक तत्व की प्रधानता है और इसलिए छायावादी काव्य मूलतः गीति काव्य है। वह अभिव्यक्ति की नई भंगिमाओं जो सूक्ष्म है की तलाश करता है तथा सूक्ष्म प्रतिमानों को अपनाता है। मानवीकरण जैसे सर्वथा नए अलंकारों की उद्भावना हमें छायावादी काव्य में देखने को मिलती है। वस्तुतः छायावादी काव्य स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह है। उसमें मानव वेदना की रागात्मक अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय चेतना का सर्वथा न्यूनतम आयाम है, नूतन नया आयाम। प्रसाद की कामायनी छायावादी काव्य की नहीं समूचे भारतीय साहित्य की एक अनुभव कृति है। यानी जयशंकर प्रसाद कृत जो कामायनी काव्य है वो छायावाद की महत्वपूर्ण कृतियों में माना जाता है। छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ कवि हैं उनके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों साहित्यकारों को छायावाद का 4 आधार स्तंभ कवि माना जाता है और ये एक तरह से छायावाद के 4 पिलर है और जिनके ही इर्द गिर्द पूरे छायावादी काव्य का विकास होता है या विकसित होता है। आज केवल इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रगतिवाद के विषय में जानकारी देंगे।